सो सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक आपका लेक्चर नंबर 3 है। तो केमिस्ट्री का जो बेसिक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा, जो लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हमने उसको कंप्लीट किया था, जहाँ तक अब हमने आपको बताया था, और वो उसके बाद आज का लेक्चर उससे आगे चलेगा। तो टॉपिक था क्या, कल का टॉपिक था आपका लेक्चर नंबर 2 में रदरफोर्ड किस तरह से जो अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट जो डाला था एक इक्विपमेंट एटम पे डाला था। तो आप ऐसे ले सकते हो, एटम पे जो डाला था, जैसे कि यहाँ पे आई होप देख पा रहे होगे आप। तो इसी के बारे में हमने कल चर्चा किया था। तो उसी प्रकार से तो अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट जो देखा था रदरफोर्ड के द्वारा, ये जो अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट है, तो उसमें आपने ये सब चीज़ देख पाया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का डिस्कवर होने के बाद अब वो चीज़ आपने तो समझा। अब उससे आगे समझते हैं, उससे आगे आप समझोगे कैसे। चलिए इसे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, एटम के बारे में स्टडी करोगे कि एटम के अंदर जो 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 पार्टिकल हैं, पार्टिकल बोलो जो भी हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, और आप डिटेल में समझोगे। और एटम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते बिना देर किए। अब देखो यहाँ पे पहला पहला टॉपिक आपका यहाँ पे ये है, समझना। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप एक तरह का एटम का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया। जैसा भी हो, अब इमेजिन करो कि आपने एटम के बारे में इससे पहले भी पढ़ा होगा। तो ये एटम का जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे होंगे। तो एटम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपने कल जाना। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, उस पर कोई सा चार्ज नहीं होता। चलिए इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है, इस तरह से आप देख पा रहे यहाँ पे चक्कर लगा रहा है अपने कक्षा में। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब आपको कहा जाए कि एटम किस तरह से बनता है, किन किन चीज़ों से मिलके एटम बनता है, तो आपको पहले यहाँ पे समझना है। सबसे पहले तो आप इन तीनों को जोड़कर आप कह सकते हो कि एटम बनता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों के मिलने से हम किसका फॉर्मेशन होता है, तो एटम का निर्माण होता है। किसका, तो एटम। तो आप आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा डिटेल में पूरा, इतना दूर तक जहाँ तक हमने आपको अभी कवर कराया है। तो अब इससे आगे समझते हैं। अब देखो तीनों, यानी समझो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मिलकर बनेगा परमाणु। क्या बनेगा, परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं। उसी तरह सबसे छोटा कण परमाणु नहीं, पदार्थ का सबसे सबसे छोटा कण क्या है। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि पदार्थ का, यानी मैटर का सबसे छोटा कण क्या होगा, तो सबसे छोटा कण कभी भी मैटर का एटम नहीं होगा। और अगर आपसे ये कहा जाए मैटर यानी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप बोलोगे एटम होगा। तब क्या होगा आपका, एटम। ये आप जो जिसका संरचना आप देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर। तो उसी प्रकार से पदार्थ का सबसे, यानी एटम का छोटा पार्टिकल। तो उसी प्रकार से हमने ये समझा कि सबसे छोटा कण परमाणु नहीं, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है। सब तब जब सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है तो क्या है, मन में एक सवाल आता होगा। तो सबसे छोटी इकाई पदार्थ का परमाणु कहलाता है। और सबसे छोटी इकाई जो इकाई होता है, यूनिट इकाई, आप समझ लो कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है, उससे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। इसको आप नोट कर लेना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यूनिट कहलाता है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप ये आप भी आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे छोटी इकाई पदार्थ का परमाणु कहलाता है। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ आ जाए और याद आ जाए। तो प्रैक्टिस और जो है कम करना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ समझना, इतना दूर तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सब जो है वो सब एक कण है। क्या है, कण है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट एज इट इज समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे समझो, आगे का यहाँ पे समझोगे आप टॉपिक। जब ये भी एक एटम का ही हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप देख पा रहे हैं ये भी एटम का ही स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उससे पहले एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल का कहना था कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप देख पा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब
तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस का, किसका लगा रहे हैं चक्कर चक्कर, ये न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये आपको पता चल गया। और इसी का चक्कर लगा रहा है कौन, तो ये सब लगा रहा है चक्कर इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सवेल का कहना क्या था, सबसे पहले यहाँ पे समझना, स्टेटमेंट था मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल का कहना ये था, तो उसको समझने से पहले ये समझना कि मैक्सवेल यह कह रहा था कि जो कण है ना, कण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो कण, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका यह बोल रहा था कि मैक्सवेल कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में घूरता है तो उसके साथ साथ अपना ऊर्जा भी खत्म करता है। तो ये किसका कहना था, मैक्सवेल का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में घूरने के साथ, अपने कक्षा में घूरने के साथ, घूरने के साथ अपना ऊर्जा लॉस करता है, अपना एनर्जी लॉस करता है। तो ये आपको समझ में आ चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो यह था कि उन्होंने कहा कि जो है इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमने के साथ साथ अपना ऊर्जा खोते रहता है। और ये किसका कहना था, ये स्टेटमेंट था मैक्सवेल का। तो इसको नोट डाउन करना। लेकिन आगे के समय में जैसे जैसे समय मतलब कि आगे बढ़ा, तो दूसरा साइंटिस्ट आके उसको जो है गलत प्रूव कर दिया। दूसरे साइंटिस्ट आने के बाद उन्होंने क्या कहा, चलिए वो समझते हैं। अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, अब दूसरा साइंटिस्ट का नाम था बोरबड़ी। क्या नाम था, बोरबड़ी। तो इसके बारे में भी जान लो कि बोरबड़ी ने क्या कहा था। बोरबड़ी का कहना था उसका, अब बोरबड़ी का सिद्धांत जो है ना सही लगा, तो अभी तक चल भी रहा है। तो उसी प्रकार से बोरबड़ी ने क्या कहा था, चलिए समझते हैं। बोरबड़ी ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसको जो मैक्सवेल जो सिद्धांत दिया था उसको गलत कर दिया एक तरह से। तो बोरबड़ी का यह कहना था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या है, लॉस नहीं होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरी कक्षा में चले जाएगा तो उसका ऊर्जा लॉस होगा। और जब उसका ऊर्जा लॉस होगा तो फिर वो वापस अपने कक्षा में आ जाएगा। तो यही बोरबड़ी का कहना था। तो बोरबड़ी का स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा लॉस नहीं होगी। दूसरी कक्षा में जैसे जाएगी तो उसकी जो ऊर्जा खत्म होते जाती है और फिर वो वापस अपनी कक्षा की ओर चले आती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा बच्चा अपना पॉकेट खर्चा लिया, जैसे उसे मिल गया 500 रुपया या 1000 रुपया, तो वो मार्केट जाता है शॉपिंग करने के लिए, कुछ नया चीज़ लिया। तो अब जल्दी से पैसा जब तक उसका ख़त्म नहीं होता है तो इधर उधर घूरता है, खा पी के जो उससे मतलब अपना सामान सब लेके, तो ख़त्म करने के बाद फिर वो कहाँ आता है, अपने घर की ओर आता है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जैसे अपने घर में पैसा क्या कुछ खर्चा नहीं होता, तो इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हो अपने घर में ऊर्जा लॉस नहीं करता। तो जैसे ही बाहर जाता है तो अपनी ऊर्जा लॉस करना शुरू कर देता है। और ऊर्जा लॉस करने के साथ साथ फिर जैसे जैसे ऊर्जा उसका अपने घर की बराबर हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो ऐसे, तो फिर वो वापस अपने कक्षा में आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा बोरबड़ी का स्टेटमेंट क्या था। तो मैक्सवेल का जो कहना था वो भी आपने समझा और बोरबड़ी का जो कहना था वो भी आपने समझा। बोरबड़ी का कहना क्या था वो आप बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी चल चुका होगा। आई होप बहुत स्टूडेंट इसको लिख भी चुके होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप नोट डाउन कर लेना। चलो इसको लिख लेना, इसको नोट डाउन करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा लॉस नहीं होगी। दूसरी कक्षा में जो ऊर्जा है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। वही हमने यहाँ पे लिखा, आप समझ में आ चुका होगा आपको, और हमने आपको बताया भी जैसे कि अभी, तो उसको नोट डाउन कर लेना। चलिए अब आगे समझते हैं। और इसके आधार पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमने ये तो समझा कि जो मतलब कि जो एटम है, तो उसी प्रकार से एटम तो बहुत सारे जितने भी मैटर है सब में एटम है। तो उसी प्रकार से एक चीज़ आप समझ लो कि जो अगर किसी मैटर को ठंडा करते हैं, मान के चलिए कि अब इमेजिन करो आप कि कोई मैटर है,
ठीक, अगर किसी मैटर को हमने ठंडा करने का कोशिश किया तो मैटर के अंदर क्या है, एटम है, तो उसका बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है निम्नतम कक्षा में जाएगी। बाह्यतम, अब मैटर को जब हम ठंडा कर रहे हैं उसके भीतर जो एटम है, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, तो वो अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है नॉर्मली, लेकिन उसका जो टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन करेंगे, उसको ठंडा यानी करेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाह्यतम कक्षा यानी जिस कक्षा में है वो घट के फिर वो चले जाएगा और नज़दीक वाली कक्षा में, न्यूक्लियस के नज़दीक वाली कक्षा में आने लगेगा। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा में जाएगी और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए ये भी आपने समझा, अब आगे समझो, आगे का टॉपिक यहाँ पे चलिए समझते हैं। अब यहाँ बोर्ड बॉडी का स्टेटमेंट समझना, बोर्ड बॉडी जो तो मतलब फॉर्मूलाज आप जो भी कह सकते हैं, ट्रिक टाइप का। तो बोर्ड बॉडी ने कहा कि जैसे कक्षा है तो ऑर्बिट, इसका जैसे कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, तो उसको एन से डिनोटेड करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। तो उसी प्रकार से इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n²। क्या, 2n²। एन का मतलब होता है मतलब कक्षा की संख्या, इसकी कक्षा की संख्या। जैसे कक्षा की तो संख्या तो कुछ तो होगी, जैसे कि आप कह सकते हो कि नंबर n का 1 का 2, 2 का 8, 3 का 18, 4 का, जैसे कि यहाँ पे समझना n का n4 क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे समझना। 1 का हो जाएगा आपको एक का हो जाएगा, यहाँ पे 1 का देखना, 1 का हो गया 2, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा, जैसे 2 8 है तो उसके बाद क्या हो जाएगा 18, 2 8 के बाद 18, फिर देखिए 4 का क्या हो जाएगा 32। कैसे हुआ, तो सबसे पहले देख यहाँ पे समझना कि जो कक्षा नंबर है तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका कक्षा नंबर, ये क्या हो गया कक्षा की संख्या, जैसे कि यहाँ हमने देखा। तो अब देखिए उसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको यहाँ पे 2n², यानी कि यहाँ पे जैसे कि 1 है, n का मतलब कि जितना कक्षा नंबर जितना होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे 2 है तो उसके बाद जितना स्क्वायर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 को फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। उसी प्रकार से n के जगह हम रखते हैं 2 को, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 का जब स्क्वायर 4 हुआ तो फिर 4 का गुना फिर इस 2 से हो गया, ये जो 2 देख पा रहे होंगे, तो कहाँ हो क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे आप चलोगे तो यहाँ पे हमने रखा, यहाँ n के जगह 3 रखा, क्या रखा 3, तो 3 का जब हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने पे हो गया आपका 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या है फिर 2 है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 18। तो आप आई होप आपने ये भी समझ लिया, एक तरह का ट्रिक बेसिस था, 2n² का यूज कैसे करते हैं आपने यहाँ पे जाना। और फिर लास्ट बता देता हूँ मैं, उसी प्रकार से n के जगह पे चलिए, n के जगह पे हमने रखा इस बार, n के जगह पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। n के जगह पे आपने 4 रखा, तो लेकिन n² है, क्या है n², तो 4 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, 4 का स्क्वायर करने के बाद फिर 2 से गुना करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 4, यानी हो गया कितना 16 हो गया। फिर 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो, तो कितना आ गया 32, तो 32 कहाँ पे है यहाँ पे, तो 4 का क्या हो गया 32। तो आई होप ये भी आपको जो 2n² का जो ट्रिक था, जो शॉर्ट टाइप में था, वो आपने समझा और जाना। तो आई होप गाइज ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अब एक बात हो रहा है कि जैसे कि हम उससे पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लियन क्या होता है। तो न्यूक्लियन समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा, जैसे उच्च कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो उसी प्रकार से एक चीज़ समझ लेना, जैसे कि हम थोड़ा सा एक टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अंदर, अब देखो ये न्यूक्लियस का चित्र बनाया, उसके बाद एक कक्षा बनाया, फिर दूसरा कक्षा लेते हैं, फिर इस तरह से बनाया, तो इसी प्रकार से आगे भी कक्षा बनेगा, लेकिन हम यहाँ तक ही आपको समझाने के लिए जिट समझा रहा हूँ मैं। तो अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, P और N है, ये सबको पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो
कण होते हैं, आप जो भी कह सकते हो, आप कण कहो आप उसको, तो नाभिक को न्यूक्लियस जो है यानी न्यूक्लियस अंदर पाए जाने वाले कण को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। और इस कण को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन नाभिक में पाए जाने वाले जो कण होते हैं उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा कि निम्न में से कौन न्यूक्लियन है, तो जिस तरह से पॉजिट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप कह सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। तो चलिए, ये आपने समझा। अब उसी प्रकार से एक चीज़ समझना जो है, जैसे एंटीमेटर के बारे में समझते हैं। व्हाट इज एंटीमेटर? एंटीमेटर के बारे में समझने से पहले एक चीज़ समझो कि वैसे कण जो एक दूसरे को नष्ट कर दे उसे हम एंटीमेटर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि एंटीमेटर सब्सटेंस composed of substance particle that value of the mass, electric charge and a magnetic moment of the electrons, protons and neutrons of ordinary matter, but for which the electric charge and magnetic moment are positive in sign। अब चलिए समझते हैं कैसे। तो वैसे कण जो एक दूसरे को नष्ट कर दे, वैसे कण जो एक दूसरे को नष्ट कर दे उसे हम एंटीमेटर कहते हैं। चलिए उसके लिए तैयार होते हैं। अब एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझना, जैसे कि पॉजिट्रॉन। अब देखो पॉजिट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन को ले चलते हैं एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से। पॉजिट्रॉन, अब देखो यहाँ पे पॉजिट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज समझने से पहले यहाँ समझो कि जो चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन में जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, माइनस चार्ज में होता है, तो उतना ही चार्ज प्लस में पॉजिट्रॉन का होता है। जितना चार्ज माइनस में इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव में यानी प्लस में पॉजिट्रॉन का होता है। ये आपको समझ में आ चुका है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। और ये जो है यानी कि किसी भी परमाणु तीन कण के, और ये तीनों के मिलने से क्या होता है? एटम बनता है, एटम का फॉर्मेशन होता है। ये आपने पहले भी हमने आपको बताया। तो ये तो हो गया अस्थाई। ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। अस्थाई पार्टिकल आप कह सकते हो। लेकिन तो उसके लिए समझो सबसे पहले, तो उसके लिए आप ये समझोगे कि एक होता है कि बोसॉन हो गया जो अस्थाई होता है, जिसे आप एंटी न्यूट्रोनो भी कहते हो। एंटी न्यूट्रोनो को आप बोसॉन भी कह सकते हो। जैसे इसका खोज जो है सत्येंद्र यान बोसेन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? एंटी यान, यहाँ पे समझना, इसका खोज जो है यानी कि एंटी न्यूट्रोनो यानी बोसॉन का खोज, जो ये तो हो गया अस्थाई। तो अब ये कण तो अस्थाई था, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझना, बोसॉन या आप कह सकते हो इसे एंटी न्यूट्रोनो। बोसॉन या एंटी न्यूट्रॉन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अब यहाँ पे ये समझना, ये जो है अस्थाई है। क्या? अस्थाई, तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल, ये क्या है? अनस्टेबल है। तो इसकी जो खोज है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, इसकी खोज किसने किया था? सत्येंद्र यान बोसेन। इसकी खोज किया था सत्येंद्र यान। और इसको बोसॉन इसी कारण से इसका नाम पड़ा है, तो इसको बोसॉन कहते हैं। सत्येंद्र यान बोसेन ने किया था उसकी खोज। आपको ये चलिए ये चीज़ पता चल गया। ये नॉर्मल सी चीज़ था जो आपको पता चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और नॉर्मल जो चीज़ था ये सब आपको कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ जो है याद करने वाला चीज़ बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे समझना, तो आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे माइनस में कितना है, तो माइनस में 9.1 इंटू 10⁻³ kg, आप ऐसे कर सकते हैं केजी के हिसाब से। तो उसी तरह से प्रोटॉन में कितना है प्लस में, तो 1.62
1.622 न्यूट्रॉन का कुछ इसका कोई इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका भार कितना भार है एक तरह से, तो इसका ये चार्ज नहीं है, भार कह सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक भार है, तो इसका भार हो जाएगा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सब जितने भी है ये सब हो गए इसके भार, क्या हो गए भार। तो हमने भार के बारे में पता, जैसे इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, माइनस इलेक्ट्रॉन का भार इतना हो गया, और प्रोटॉन का भार कितना 1.6225 इंटू 10⁻⁻20 kg में, जैसे किलोग्राम में भार को नाप दिया हमने। और यहाँ पे एक चीज़ समझना, सबसे भारी न्यूट्रॉन की छोटी और सबसे कम गति, अब न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी है, और सब इसकी जो गति होती है कम होती है। और प्रतिकण जो एक दूसरे से उल्टा हुआ, देखो यहाँ पे प्रतिकण होता है, एक क्या होता है प्रतिकण, एक होता है प्रतिकण। हालांकि ये सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो प्रतिकण का काम क्या होता है, एक दूसरे को, जैसे कि एक दूसरे से उल्टा हो, वह एक दूसरे को प्रभाव से खत्म कर दे, तो उसे खत्म कर देगा, तो उसे एक दूसरे से उल्टा होगा, लेकिन जो एक दूसरे का जो उल्टा होने के बाद उसका उल्टा होने से ये होगा कि एक दूसरे का प्रभाव को काटेगा, तो उसे आप कह सकते हो कि प्रतिकण। तो ये आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको नोट डाउन करके याद कर लेना। चलिए आज का जो लेक्चर चाहे कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट तक जुड़े होंगे तो उसको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो चलिए आज जो है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, ऐप पे भी ये वीडियो आप, ऐप वैसे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल मैं दे दूँगा, ऐप पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। और ये ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ जो है टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक्स सब भी बताया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।